हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं डॉक्टर राज। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के अगले पड़ाव में मुगल कालीन राजत्व सिद्धांत और प्रशासन, जागीरदारी, मनसबदारी सिस्टम आदि के बारे में बात करने वाले दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये परीक्षाओं में बहुत पूछा भी जाता है। तो इस टॉपिक को आइए हम जब करते हैं, देखिए मुगलों के राजत्व की जो अवधारणा है तुर्की मंगोल परंपरा पर आधारित थी। तुर्की मंगोल परंपरा में शक्तिशाली राजतंत्र की अवधारणा थी। मंगोल खलीफा की सत्ता को ही नहीं मानते थे, खलीफा की सत्ता को नहीं मानते थे। चंगेज खान के पौत्र हलाकू खान ने बगदाद के खलीफा की हत्या कर दी। मुगलों ने मंगोलों के प्रभाव में खलीफा की सत्ता को नकार दिया। मुगल शासकों ने अपने को खलीफा घोषित किया। अपनी विदेश नीति की बाध्यता के कारण भी मुगलों ने अपने को खलीफा घोषित किया। बादशाह और सुल्तान क्या अंतर होता था? देखो, सुल्तान मैं आपको बताऊं, सल्तनत काल में सुल्तान बोला जाता था और बादशाह मुगल काल में। लेकिन सुल्तान अपने से ऊपर खलीफा की सत्ता को मानते थे। सुल्तान जो होते थे वो अपने ऊपर खलीफा को मानते थे, लेकिन बादशाह अपने को खलीफा खुद मानते थे। बाबर ने अपने को बादशाह या बादशाह को घोषित किया था 1507 में। अकबर का राजत्व सुलह एक कुल पर आधारित था। इसकी व्याख्या अबुल फजल ने की है। अबुल फजल ने सृष्टि के 4 तत्वों की तुलना समाज के 4 अंगों से की है। अग्नि योद्धा वर्ग, वायु श्रमिक वर्ग, जल बुद्धिजीवी वर्ग, पृथ्वी सेवक वर्ग। अकबर के समय राजत्व का भारतीकरण भी हुआ। अकबर अपने सम्मुख चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा रखता था। वह अवधारणा भारतीय परंपरा पर आधारित थी। अबुल फजल ने राजत्व को फर-ए-इज़्दी देवी प्रकाश कहा है, जो देवता से निकलकर सीधे राजा पर पड़ता है। जहांगीर ने अकबर की सुलह कुल की नीति को बनाए रखा और शाहजहां ने भी कुछ हद तक उसका अनुसरण किया, किंतु औरंगजेब ने उसे उलट दिया। औरंगजेब का घोषित उद्देश्य दरुल हर्ब यानी मूर्ति पूजक देश को दरुल इस्लाम का देश बनाना था। औरंगजेब विचार व्यवहार और कार्य में अकबर का विपरीत था। देखो, अकबर की सुलह कुल की नीति थी। अकबर सर्व समाज सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता था, लेकिन औरंगजेब की सोच विपरीत थी। मतलब वो चाहता था कि इस्लाम का देश बने, सभी लोग इस्लाम धर्म में निकल लें। ये कंडीशन औरंगजेब की। कट्टर था औरंगजेब, तो कोई भी शासक कट्टर होगा तो उसकी सोच इस टाइप की होगी। और कट्टर शासक ही इस टाइप के काम करते हैं। जो मध्यम रास्ते अपनाकर शासक होते हैं वो इस टाइप के रास्ते में काम में भाग नहीं लेते। अगला पड़ाव है दोस्तों प्रशासन। प्रशासन में शीर्ष पर बादशाह होता था और सभी प्रकार के सैनिक व सैनिक मामलों का प्रधान होता था। तुर्की मंगोल परंपरा से ही केंद्रीकृत प्रशासन की अवधारणा विरासत में प्राप्त हुई। वैसे कुछ विद्वानों का यह मानना है कि अकबर के समय तुर्की मंगोल परंपरा में संशोधन किया गया। अब इसमें केंद्रीय प्रशासन में पहला है वकील या वजीर। जो वकील शब्द आया वजारत की संस्था से वकालत के नाम से जाना जाता था। खलीफाओं के समय से प्रसिद्ध है। भारत में वजीर शब्द के बदले वकील शब्द प्रसिद्ध हो गया। वकील संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण करता था और बादशाह वकील के माध्यम से अन्य अधिकारियों को संपर्क स्थापित करता था। बाबर का वजीर का नाम था निजामुद्दीन अहमद और हुमायूं का वजीर था हिंदू बेग। अकबर के समय बैरम खान ने उस पद को और भी शक्तिशाली बना दिया।
भैरव खां के विद्रोह के कारण के बाद मतलब कारण उसके बाद इस पद का महत्व घटने लगा और वह पद औपचारिक रूप से तो बना रहा, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसकी शक्तियों को कम कर दिया गया, उसकी शक्ति वंचित कर दिया। उसे उस पद पर कुछ बुजुर्ग उसरा को नियुक्त किया जाता था। कभी कभी यह पद वर्षों तक खाली भी रहता था। उदाहरण के लिए मुनीब खां के बाद यह पद वर्षों तक खाली रहा। अब इसको संतुलन बनाने, अब दूसरा था दीवाने आलाया दीवाने कुल। अब केंद्र प्रशासन का पहला वजीर हो गया, वकील हो गया। पहला सम्राट था मेन, बादशाह तो मेन होता था, उसमें प्रशासन में पहला वकील होता था, दूसरा दीवाने आला। आगे चलकर वजीर या वकील की वित्तीय शक्तियां दीवान को दे दी गई। इसे राजस्व और वित्त का अधिभार दे दिया गया। यह भूराजस्व आंकलन एवं उसकी वसूली का निरीक्षण करता था। वह सबसे उससे संबंधित हिसाब की जांच भी करता था। उसके कार्यों में सहायता करने के लिए उसके अंदर बहुत से अधिकारी होते थे, जैसे दीवाने खालसा, खालसा भूमि का निरीक्षण, दीवाने तन, नगद वेतन से संबंधित, दीवाने जागीर, जागीर भूमि का निरीक्षण, दीवाने वयुतक, राजकीय कारखानों का निरीक्षण, शाहिद तौजन, सैनिक लेखा का प्रभारी, मुशर्रफ खजाना, खजांची। दीवान के पद के महत्व को कम करने के लिए एक से अधिक दीवानों की नियुक्ति की जाती थी। कभी कभी तो दीवानों की संख्या 10 तक पहुंच जाती थी। अगला है अमीर बख्शी। सतत काल के दीवाने आरिश के बदले मुगल काल में बख्शी का पद आया। यह साम्राज्य का सर्वोच्च भुगतान अधिकारी होता था। चूंकि मुगल काल में मनसबदारी पद्धति थी और सैनिक एवं असैनिक सेवाओं में एकीकरण किया गया था, इसलिए साम्राज्य के सभी अधिकारियों को भुगतान करता था। यह मनसबदारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश तथा उसके लिए जागीरों की अनुशंसा करता था। जागीर देने का काम दीवाने आला करता था। इस तरह रोक और संतुलन के द्वारा दोनों पद एक दूसरे को नियंत्रित करते थे। मीर बख्शी एक महत्वपूर्ण पद था और मुगल काल में अमीरों का नेता दीवान न होकर मीर बख्शी होता था। अगला है दीवाने समा। दीवाने समा या खाने समा, यह राजकीय कारखानों का निरीक्षण करता था। यह राजकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कारखानों में उनका उत्पादन करता था। उस पद पर रोक और संतुलन बनाने के लिए राजकीय कारखानों के नाम के आय और व्यय की जांच करता था। दीवाने आला को अधिकार जो था आय व्यय की जांच का अधिकार दीवाने आला को दे दिया गया। आगे चलता है पद बहुत महत्वपूर्ण हो गया और बाद में भी इस पद ने मीर बख्शी के पद को भी आच्छादित कर दिया। अकबर के समय भारमल को उस पद पर नियुक्त किया गया था। जहांगीर के समय आसफ खां को दीवाने आला के पद पर सर्वप्रथम मुजफ्फर खां को नियुक्त किया गया था। दीवाने आला के पद पर मुजफ्फर खां सर्वप्रथम, बाद में टोडरमल को नियुक्त किया गया। अगला है सद्र शुद्र। यह बादशाह का प्रमुख धार्मिक परामर्शदाता होता था। धार्मिक अनुष्ठानों को नियंत्रित करता था, साथ ही धार्मिक मामलों में संबंधों में मुकदमे लिखता था। अब्दुल नबी के समय इस पद को की मर्यादा गिर गई क्योंकि अकबर के मुख्य सद्र अब्दुल नबी ने धार्मिक अनुदानों में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित किया। अतः अकबर ने भविष्य में इस प्रकार के भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रस्ताव लाया। उसके अनुसार 15 एकड़ से अधिक भूमि के अनुदान में बादशाह का अनुमोदन आवश्यक था। शाहजहां के शासनकाल में काजी एवं मुख्य सद्र के पद पर एक ही व्यक्ति को दी जाती थी, किंतु औरंगजेब के शासनकाल में मुख्य काजी एवं मुख्य सद्र के पद को अलग कर दिया गया। अतः मुख्य सद्र की शक्ति में कमी हो गई। मुख्य काजी यह न्याय विभाग का प्रधान होता था, परंतु काजी एवं सद्र को एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। अब्दुल नबी मुख्य काजी मुख्य सद्र होता था। मोहतसिब यह जनता के नैतिक आचरण का निरीक्षण करता था और यह देखता था कि शरीयत के मुताबिक कार्य हो रहा है नहीं। साथ ही यह मापतौल का निरीक्षण भी करता था। अकबर के समय इसका धर्मनिरपेक्ष कार्य अधिक महत्वपूर्ण था। धार्मिक कार्य में कटौती की गई थी। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे पद भी थे, जैसे मीर आतिश या दरोगाए तोपखाना विभाग से संबंधित था। दरोगाए डाक या चौकी डाक विभाग से संबंधित। मीरमाल टकसाल का प्रधान। मीर बहरी जल सेना का प्रधान। मीर बर वन अधीक्षक। दीवाने नबीश समाचार प्रेषक। मीर अर्ज बादशाह के पास भेजी गई अर्जियों का अधिकारी। ये होता था केंद्रीय प्रशासन। अब अगला है इसमें प्रांतीय प्रशासन। बाबर ने अपने साम्राज्य का विभाजन जागीरों में कर दिया। इसके समय किसी भी प्रकार की प्रांतीय व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी। हुमायूं के पास समय का अभाव रहा, इसीलिए उसने कोई कदम नहीं उठाए।
शेर शाह ने स्थानीय प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया था। इतिहासकारों का मानना है उसके समय सुसंगत प्रबंधन व्यवस्था स्थापित की गई। सबसे पहले एक रूपी प्रांतों का निर्माण अकबर के समय हुआ 1580 में। उत्तर प्रदेश साम्राज्य का विभाजन 12 प्रांतों में किया और धीरे धीरे बढ़कर ये संख्या 15 हो गई। 12 प्रांतों में आगरा, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 इलाहाबाद, नंबर 4 आबाद, नंबर 5 अजमेर, नंबर 6 अहमदाबाद, नंबर 7 बिहार, नंबर 8 बंगाल, नंबर 9 काबुल, नंबर 10 लाहौर, नंबर 11 मुल्तान, नंबर 12 मालवा। और जो प्रांतों की संख्या बढ़ी वो 15 में कौन कौन 3 प्रांत थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। बरार, खानदेश, अहमदनगर। जहांगीर के समय प्रांतों की संख्या 17 थी और औरंगजेब के समय ये संख्या प्रांतों की 21 हो गई। अकबर की प्रशासनिक नीति 2 बातों पर आधारित थी। एक प्रशासनिक एकरूपता, नंबर 2 रोक एवं संतुलन। प्रांतीय प्रशासन केंद्रीय प्रशासन का एक प्रतिरूप था। प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख नजीब, सूबेदार या सुरमा होता था। उसकी युक्ति बादशाह करता था। सूबेदार का कार्य आमतौर पर 3 वर्ष का होता था। केंद्रीय दीवान की अनुशंसा पर बादशाह प्रांतीय न्याय दीवान की नियुक्ति करता था। प्रांतीय दीवान नजीब के बराबर का अधिकारी होता था और कभी कभी श्रेष्ठ अमीरों को भी दीवान का पद दे दिया जाता था। इसी तरह केंद्रीय बख्शी की अनुशंसा पर प्रांतीय बख्शी की नियुक्ति होती थी और प्रांतीय बख्शी सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें नजीब को बताए बिना केंद्रीय बख्शी तक प्रेषित कर सकता था। राय प्रांतीय बख्शी ही फरीद ममालिक के पद को शोधित करता था। अकबर ने केंद्रीय शब्द की शक्ति को कम करने के लिए प्रांतीय शब्द की नियुक्ति प्रारंभ किया। अब प्रांतीय शब्द के परामर्श पर भी धार्मिक बातों का निर्णय किया जाता था। सरकार प्रांतों का विभाजन सरकारों में होता था। सरकार के जुड़े हुए निम्न अधिकारी थे: फौजदार, अमालगुजार, खजानदार, बिटच्ची। फौजदार शांति व्यवस्था की देखरेख करता था और अमालगुजार को भूराजस्व प्रशासन में सहयोग करता था। अमालगुजार भूराजस्व प्रशासन जुड़ा हुआ था, अधिकारी होता था। कभी कभी एक सरकार में कई फौजदार होते थे तो कभी कभी 2 सरकारों का एक फौजदार होता था। खजानदार सरकार के खजाने का संरक्षक होता था। बिटच्ची फारसी शब्द है, इसका अर्थ था लेखक। शाहजहां के शासनकाल में प्रशासनिक इकाई के रूप में चकला का संगठन हुआ। चकला कई परगनों से मिलकर बनता था। परगना सरकार का विभाजन मतलब परगना जो होता था सरकार का विभाजन परगनों में होता था। परगनों से जुड़े हुए अधिकारी निम्न थे: शिकदार शांति व्यवस्था का संरक्षक था तथा भूराजस्व संग्रह में आमिल की सहायता करता था। आमिल भूराजस्व प्रशासन से जुड़ा हुआ था। पोतदार खजांची को पाया जाता था। ये 4 अधिकारी थे: शिकदार, आमिल, पोतदार और अगला कानून। गांव के पटवारी का मुखिया एवं स्वयं कृषि भूमि का पर्यवेक्षक होता था। कानून सबसे नीचे ग्राम होता था। इससे जुड़े हुए अधिकारी मुकद्दम और पटवारी थे। मुगल काल में ग्राम पंचायत की व्यवस्था थी। इस विभाजन के अतिरिक्त नगरों में कानून व्यवस्था की देखरेख के लिए कोतवाल की नियुक्ति होती थी। अबुल फजल ने आईन अकबरी में कोतवाल के कार्यों का विवरण दिया है। उसी तरह प्रत्येक किले पर किलेदार की नियुक्ति होती थी। अगला था बंदरगाह प्रशासन। यह बंदरगाह जो प्रशासन था प्रांतीय अधिकारी से स्वतंत्र होता था। बंदरगाह के गवर्नरों को मुत्सद्दी कहा जाता था। ये सीधे सम्राट के द्वारा नियुक्त होते थे। कभी कभी इस पद की नीलामी होती थी। इसके अंतर्गत एक अधीनस्थ अधिकारी होता था जिसे शाह बंदर भी कहा जाता था। कुछ इतिहासकार इसमें इरफान, हबीब और अतहर अली प्रमुख हैं। मुगल प्रशासन ढांचा को अति केंद्रित मानते हैं। मनसबदारी पद्धति, मनसब सब भारतीय शब्द, मनसब जो शब्द था फारसी शब्द जिसका अर्थ है पद। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने अपने शासन के 19वें वर्ष अर्थात 1575 में प्रारंभ की। बाबर के समय प्रशासन अधिकारियों को वजहदार कहा जाता था और अकबर के समय उसे मनसबदार कहा जाता था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। यह मंगोलों की सैनिक व्यवस्था से प्रभावित थी, किंतु प्रेरणा भले ही मंगोल पद्धति से मिली परंतु अकबर ने अपनी प्रतिभा के अनुकूल इसे एक मौलिक पद्धति बना दिया। मनसबदारी व्यवस्था वह व्यवस्था थी जिसमें
अमीर वर्ग, सेना और सिविल अधिकारी तीनों का एकीकरण किया गया। अमीर वर्ग, सेना और सिविल अधिकारी। प्रत्येक मनसबदार का रैंक 2 अंकों में होता था। प्रथम जात, दूसरा सवार का बोधक। जात शब्द से किसी भी अधिकारी की श्रेणी, अधिकारी के बीच उसके स्थान, उसका वेतन निर्धारित होता था। सवार रैंक से निर्धारित होता था कि संबंधित अधिकारी के अंतर्गत कितनी सेना रखी गई है। मनसबदारों को 3 श्रेणियां होती थी। सवार रैंक जात रैंक के बराबर, सवार रैंक जात रैंक से आधी या आधे से अधिक, सवार रैंक जात रैंक के आधे से कम। किसी भी स्थिति में सवार रैंक जात रैंक से अधिक नहीं होती थी। अवुल फजल के आईने परी के अनुसार मनसबदारों की 66 श्रेणियां थी। उसमें 33 श्रेणियां प्रचलित थी। मनसबदार की श्रेणी 10 से लेकर 10,000 तक होती थी। प्राय 5,000 से अधिक की मनसबदारी नहीं दी जाती थी। राजा मान सिंह एवं मिर्जा अजीज कोका को 7,000 की मनसबदारी दी गई थी। राजकुमारों को कभी बड़ी बड़ी मनसबदारी दी जाती थी। उदाहरण के लिए दारास को 60,000 रैंक की मनसबदारी दी गई थी। जात रैंक के आधार पर 3 श्रेणियां होती थी। 10 से 500 तक जात मनसबदार होते थे। 500 से 2500 जात अमीर, 2500 से अधिक अमीर उम्दा। प्रत्येक सवार पर 2 घोड़े रखे जाते थे और उसे वह बिस्ती 10:20 प्रणाली कहा जाता था, 1:2। जिस सवार के पास घोड़ा होता था उसे आधा सवार या नीम सवार कहा जाता था। मनसबदार नियुक्ति में मीर बख्शी बादशाह के सामने प्रत्याशियों को प्रस्तुत करता था। बादशाह मनसबदारों की नियुक्ति करता था। नियुक्ति में खानजादों की प्राथमिकता दी जाती थी। इस व्यवस्था में प्रतिभा के लिए गुंजाइश थी। अधिकारियों की पदोन्नति एवं अवनति की जा सकती थी। मुगल मनसब का आकर्षण इतना अधिक था। 1626 में बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह ने शाहजहां से बीजापुर के अमीरों को मनसब नहीं देने का अनुरोध किया था। जागीर प्रथा। अकबर मनसबदारों का वेतन नगद में देना चाहता था, परंतु उस समय के कुलीन वर्गों को भूसंपत्ति से जबरदस्त आकर्षण था, इसलिए कुछ अधिकारियों को जागीर में वेतन दिया जाता था। कुछ मनसबदारों को नगद में वेतन दिया जाता था और कुछ अन्य को जागीर में, और कुछ को नगद और जागीर दोनों में वेतन दिया जाता था। जागीर में अनुमानित आय को जमादानी कहा जाता था कि उसका आकलन दाम के रूप में होता था। उस काल में 1 रुपया 40 दाम के बराबर होता था। जमा में भूरा यश, अंतर्देशीय पारगमन शुल्क, सीमा शुल्क और शायर जेहाद नामक अन्य कर भी शामिल होते थे। निर्धारित वेतन में कटौती का भी प्रावधान था। सबसे अधिक कटौती दक्कनियों से की जाती थी, जिनके वेतन का 1/4 हिस्सा काट दिया जाता था। इसके अतिरिक्त सम्राट के मवेशियों के चारे के खर्च में खुराक दब्बाव नामक कटौती की जाती थी। एक टैक्स होता था खुराक दब्बाव, मवेशियों के चारे के खर्च के रूप में। नगद वेतन प्राप्त करने वालों में से 1 रुपये में 2 दाम काट दिया जाता था। कुलीनों की संपत्ति का अधिग्रहण राज्य की मांग के अनुसार समायोजन तथा कुलीन एवं उसके उत्तराधिकारियों के बीच इसके बंटवारे का काम खाने समान नामक अधिकारी करता था। कभी कभी सम्राट इस्लामी उत्तराधिकार कानून की परवाह न करके अमीर की संपत्ति का बंटवारा उसके उत्तराधिकारियों के बीच कर देता था। 1666 में औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि उत्तराधिकारहीन कुलीन की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति राजकोष की हो जाएगी। 1691 में फरमान में कुलीनों की संपत्ति नष्ट न करने का आदेश दिया गया, जिनके उत्तराधिकारी सेवा में कार्यरत थे। एकता और जागीर में अंतर क्या है? इक्तादारी में संबंधित इक्तादार इक्ता के प्रशासन जुड़े हुए थे, किंतु जागीर में प्रशासन का काम सरकारी अधिकारी के हाथ में था। जागीरदार केवल भूराज से संबंध रखते थे। दूसरी बात, इक्तादारी व्यवस्था में फवादी की गुंजाइश होती थी। अतिरिक्त रकम को केंद्रीय खजाने भेज दिया जाता था। जागीर में फवादी की गुंजाइश नहीं थी। संबंधित मनसबदार को उतना ही जागीर दी जाती थी जितना वेतन होता था। अमलक होती बिल्कुल तनख्वाह। जागीर तनख्वाह वेतन के रूप में दी गई जागीर। मसरूत किसी व्यक्ति को दी गई सशर्त जागीर। इनाम जागीर व पद एवं कार्य रहित होता था और राज्य से किसी विशेष सेवा के बदले देता था। वतन जागीर, यह जागीर राजपूतों को दी जाती थी, अर्थात उनका नाम, अपना क्षेत्र उन्हें जागीर के रूप में दे दिया जाता था। तनख्वाह जागीर वंशानुगत नहीं था और जागीरदारों को एक जागीर पर लगभग 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता था, किंतु वतन जागीर वंशानुगत था और वह हस्तांतरण नहीं था। इसके अतिरिक्त जहांगीर ने अल्तमा जागीर लागू की। वह जागीर मुसलमानों को भी इस प्रकार दी जाती थी जिस प्रकार प्रथम जागीर हिंदुओं को। जहांगीर ने मनसबदारी पद्धति में एक नई बात जोड़ी, 2 अस्पासी के नाम से जाना जाता है। उसके अनुसार किसी भी मनसबदार के जात रैंक में वृद्धि किए बिना उसके अंतर्गत सवारों से पाई जा सकती थी। शाहजहां ने उसमें एक नई बात जोड़ दी जो महाना वेतन पद्धति के नाम से जानी जाती है। अब मनसबदारों को वेतन पूरे वर्ष का न देकर 10, 8, 6, 5 महीने के दिन दिए जाने लगे।
उसी के अनुसार मनसबदारों का अधीन रखी गई सेनाओं की संख्या कम कर दी गई। बहुत सारे इतिहासकार इस बात को साबित करने की कोशिश की कि जागीरदारी संकट के कारण हुआ। जागीरदारी संकट के कारण जमादामी हासिलदारी में अंतर आने लगा, अतः संभवतः भूमि उत्पादकता में ह्रास के कारण हुआ। सतीश चंद्रा मानते हैं कि प्रस्तुत शाहजहां ने महाना वेतन जमादामी हासिलदारी के अंतर के कारण इन्हें लहत किया, क्योंकि जैसा कि मानते हैं शाहजहां के शासनकाल में जागीरों की आमदनी में कमी नहीं हुई थी। 17वीं सदी में पहली बार नगदी खेती को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि पुर्तगाली आ चुके थे, अंग्रेज आ चुके थे। दूसरा, महाना वेतन ने उन मनसबदारों पर भी लागू किया गया था। उन्हें जहाँ जागीर में वेतन न देकर नगद वेतन दिया जाता था। जागीरदारी संकट एक आर्थिक समस्या न होकर प्रशासन समस्या थी। उत्तर भारत में जब प्रशासन से ढांचा कमजोर हो गया, धीरे धीरे जमींदारों ने शक्ति संचय कर ली। कुछ जागीरों में जमींदार मनसबदारों को बुराई संग्रह में अवरोध उत्पन्न करने लगे और ऐसी जागीरें जोर तलब जागीर कहलाती थी। दूसरी तरफ कुछ जागीरें ऐसी थीं जिनमें आसानी से भू राज संग्रह किया जा सकता था और ऐसी जागीरों को सैर हासिल जागीर कहा जाता था। स्वाभाविक रूप से मुगल दरबार में सैर हासिल जागीरों के लिए मनसबदारों में प्रतिस्पर्धा होने लगी। इन्हें गुटबंदी इस प्रक्रिया ने गुटबंदी को प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप मुगल प्रशासन ढांचा और भी चरमरा गया। औरंगजेब ने बहुत सारी जागीर भूमि और पैबागी भूमि होती है ऐसी भूमि जो खालसा भूमि से अलग हो, किंतु अभी तक किसी जागीर को नहीं दी गई हो, और जागीर भूमि और पैबागी भूमि को खालसा भूमि में तब्दील कर दिया गया। साथ ही उसके मनसबदारों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। अतः कभी कभी एक ही जागीर कई मनसबदारों के बीच बढ़ जाती थी। इसने एक प्रकार की प्रशासनिक अव्यवस्था को उत्पन्न कर दिया। सैन्य व्यवस्था मनसबदारों का अतिरिक्त सैनिकों का एक अन्य प्रकार था जो दखली कहा जाता था। ये सैनिक भी मनसबदारों के अंतर्गत ही नियुक्त किए जाते थे। अहदी सैनिक, जो सैनिक राजा की व्यक्तिगत सेवा में थे, मुगल घुड़सवार एशिया में प्रसिद्ध माने जाते थे। औरंगजेब के समय तोपखाना सबसे सशक्त था। आईने की वजह से ज्ञात होता है कि बंगाल की खाड़ी में पोर्तुगीजों के दमन के लिए नाविक बेड़े भी रखे जाते थे। प्यादगानों पैदल सैनिक को कहा जाता था। इनके विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया जाता था। न्याय व्यवस्था मुस्लिम कानूनों का आधार था। कुरान, हदीस, इज्म, कयास। कुरान में मोहम्मद साहब ने सुना था जो कुरान था। हदीस सुनी हुई बातों का अर्थ निकालना। इज्म विद्वानों की व्याख्या। कयास मिली जुली बातों का अदब निर्णय लेने की पद्धति। जब कोई शासक देश काल की परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कानून बनाता था तो वह जवाबिता उर्फ कहलाता था। दीवानी मुकदमों का निर्णय मुस्लिमों के परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम कानूनों के अनुसार लिया जाता था। हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में हिंदू कानून के अनुसार लिया जाता था। किंतु अगर एक पक्ष हिंदू और दूसरा पक्ष मुस्लिम हो तो निर्णय मुस्लिम कानून के अनुसार लिया जाता था। फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून ही लागू होते थे। अगला है भू राजस्व व्यवस्था। अगला है भू राजस्व व्यवस्था। तो देखिए, भू राजस्व व्यवस्था में मुगलों के समय भू राजस्व उत्पादन का हिस्सा होता था। यह भूमि पर कर नहीं वरन उत्पादन और उपज पर कर होता था। आईन अकबरी के अनुसार भूमि राजस्व भूमि राजस्व था जो दिए जाने वाले संरक्षण जो होते थे न्याय व्यवस्था के बदले दिए जाने वाला संपदा शुल्क था। जो भू राजस्व राज्य द्वारा जो क्या था, सुरक्षा संभवतः शुल्क था। मुगल शासन में भू राजस्व के लिए फांसी शब्द माल और मालबाजी का प्रयोग किया जाता था। खराज शब्द का नियमित रूप से चर्चा की नहीं मिलती है। अकबर के समय का प्रयोग 1563 में अहमद खां के अधीन संपूर्ण साम्राज्य 18 परगनों में विभाजित था। प्रत्येक परगने में एक करोड़ी नामक का नियुक्त होता था। 1564 में मुजफ्फर खां के अधीन दूसरा प्रयोग किया गया। 1567 में शिहाबुद्दीन के अधीन तीसरा प्रयोग किया गया। इसने नस्ब प्रणाली पर बदल दिया। 1573 मुजफ्फर खां और उसके अधीन अधिकारी के रूप में टोडरों की नियुक्ति की गई। उस प्रयोग में भूमि माप पर बल दिया गया। गुजरात विजय के बाद 1573 में टोडरों ने गुजरात में भू माप की पद्धति अपनाई। अकबर इस पद्धति से संतुष्ट हुआ। 1582 में टोडरों की नियुक्ति दीवान आला के रूप में हुई और कई प्रयोगों के बाद टोडरों के द्वारा जब्ती या आईने दहसाला पद्धति को अपनाया गया। जब्ती पद्धति 5 चरण होते थे। पहली भूमि की माप। भूमि की माप इकाई के रूप में पहले बादशाह शेर शाह द्वारा अपनाए गए गजे सिकंदरी के बदले इलाही गज का प्रयोग किया गया। इलाही गज 33 इंच यानी 41 अंगुल का होता था। जब्ती व्यवस्था के लाभ भूमि की माप को कभी कभी जांचा जा सकता था। निर्धारित दस्तूरों के कारण पदाधिकारियों की
मनमानी नहीं चल सकती थी। स्थायी दस्तूरों के निर्धारण पर भूराज की निश्चितता और साक्षरता में कमी आई। इसकी सीमाएं थी, भूमि की उर्वरकता समान होने पर लागू नहीं किया जा सकता था, उत्पादकता की अनिश्चितता का दंड केवल किसानों को भुगतना पड़ता था और यह किसानों के लिए हानिकारक था। यह एक नई प्रणाली थी क्योंकि इसमें माप करने वाले दर की को पारस्परिक रूप में प्रति बीघा एक दाम की दर से जरिमाना देना पड़ता। माप करते समय कर्मचारियों के द्वारा गड़बड़ी और धोखाधड़ी की समस्या बनी रहती थी। भूमि का वर्गीकरण शेषानी उत्पादकता के आधार पर भूमि का श्रेणीकरण किया था, किंतु अकबर ने उत्पादकता के बदले बारंबारता पर बल दिया, किंतु बारंबारता पर बल देते हुए भी उत्पादकता के आधार को बनाए रखा। बारंबारता के आधार पर भूमि चार प्रकार की होती थी, पोजल, परती, चाचर, बंजर। पोजल भूमि इसमें एक वर्ष में 2 फसल होती थी। परती भूमि इसमें 2 फसलों के बाद 1 वर्ष के लिए भूमि खाली छोड़ी जाती थी। चाचर भूमि 3-4 वर्षों तक खेती रहती थी। बंजर भूमि 5 वर्षों तक खेती नहीं होती थी। उत्पादकता के आधार पर भूमि को 3 भागों में बांटा गया, उत्तम, मध्यम, निम्न। अगर हम बंजर भूमि की बाहर कर दें तो दोनों को जोड़ने पर भूमि के कुल प्रकरण 9 हो जाते हैं। भूराज के निर्धारण के लिए एक दर तालिका बनाई गई। उस दर तालिका को रह कहा गया था। भूराज के निर्धारण में निचले स्तर पर बीघा को, ऊंचे स्तर पर परगना को इकाई माना जाता है। भूराज के निर्धारण में के लिए संबंधित क्षेत्र के 1 वर्ष के उत्पादन का औसत निकाला जाता था। यह औसत 1571 से 81 के बीच के वर्षों को बनाया गया। 1571 से 1581 के बीच के वर्षों को औसत बनाया गया। जबकि व्यवस्था में भूराज को निर्धारण करते समय नाबाद क्षेत्र जिसमें फसल नहीं हुई हो वो छोड़ दिया जाता था। अनाजों का नगद परिवर्तन, अनाजों के नगद में परिवर्तन के लिए स्थानीय बाजार के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए साम्राज्य के दस्तूर बांट दिया जाता था। प्रत्येक दस्तूर में अनाजों के मूल्यों के रूप में वर्षों का औसत रखा जाता था। चीनी, नील, पान, हल्दी, पोस्त नकदी फसलों में उत्पाद था। उनकी दरें कुछ अच्छे वर्षों की फसल को ध्यान में रखकर तय की जाती थी। भूराजस्व के संग्रह के लिए सरकारी अधिकारियों को दस्तर अमल निर्देश दिया जाता था। भूराज की वसूली करने वाले अधिकारी में सरकार के स्तर पर अमालगुजार और परगने के स्तर पर आमिल होता था। प्रत्येक परगने में कानून होता था और गांव के पटवारी प्रमुख होता था। भूराज के संग्रह में सब छोटी इकाई गाँव होती थी। ग्रामीण अधिकारी में मुकद्दम और पटवारी होता था। मुकद्दम गांव का मुखिया होता था। अपनी सेवा के बदले उसके द्वारा वसूले गए राजस्व में से उसे 2.5% प्राप्त होता था। अमीन एक प्रमुख अधिकारी था। अमीन का पद शाहजहां के शासनकाल में आया। अमीन का प्रमुख कार्य भूराजस्व का निर्धारण था। भूराजस्व की दर कुल उपज की 1/3 थी। मोरलैंड ने और इन्फॉर्म में भी मानना है कि भूराजस्व की दर उत्पादन का आधा या 3/4 थी। कश्मीर में अकबर ने कुल उत्पादन के आधे भाग की वसूली का आदेश दिया था। IAH कुरैशी का मानना है कि संभवतः भूराजस्व का 1/3 ही लिया जाता था। अगर हम इन तरह की बात न होती तो किसानों का विद्रोह शाहजहां के समय न होकर अकबर के समय हुआ होता। औरंगजेब ने स्पष्ट घोषणा की भूराजस्व शरीयत के अनुसार कुल उत्पादन के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए। जब्ती आने दसाला, आगरा, लाहौर, गुजरात में लागू की गई। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत अन्य पद्धतियां प्रचलित थी। उदाहरण के लिए बटाई या गल्ला बख्शी। निगार नामा मुंशी के अनुसार फसल बंटवारों को सर्वोत्तम प्रणाली कहा गया है। इसके अंतर्गत नसक या कानपूत प्रणाली प्रचलित थी। कानपूत समर्थय व्यक्तियों पर लगाकर व्यक्तियों के समूह पर लगाया जाता था। कृषि उत्पादन और कृषि संबंध। संपूर्ण साम्राज्य का विभाजन खालसा, जागीर, सयुगल और मदद मास में होता था। मदद मास की देखरेख सद्र और शूद्र के अंतर्गत एक विभाग करता था। नगद सहायता को वजीफा कहा जाता था। इस प्रकार के अनुदान पाने वाले व्यक्ति को भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता था। अकबर ने इस प्रकार के अनुदान पर 100 बीघा प्रति व्यक्ति की सीमा निर्धारित की थी। अकबर ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए आदि खेती योग्य भूमि और आदि अंजुति और बंजर भूमि की प्रथा चलाई। अनुदान प्राप्तकर्ता को पूरे जीवन के लिए अनुदान प्राप्त होता था और उसकी मृत्यु के बाद उसके अधिकारी अनुदान के नवीकरण के लिए आवेदन कर सकते थे। आमतौर पर उत्तराधिकारियों को अनुदान का एक अंश प्राप्त होता था। जहांगीर के द्वारा अकबर को दिए गए अनुदानों का नवीनीकरण किया गया। शाहजहां के द्वारा उसकी सीमा 30 बीघा और औरंगजेब के द्वारा उसकी सीमा 20 बीघा कर दी गई। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 30वें वर्ष में सारे अनुदानों को आनुवंशिक बना दिया, किंतु उसने उन अनुदानों को एक प्रकार का ऋण माना नगर संपत्ति। उसके शासन के उत्तरार्ध में और उसकी मृत्यु के बाद अनुदान प्रथा जमीन को खरीदने बेचने हस्तांतरित करने लगे। इस कारण धीरे धीरे अनुदानों का अधिकार सिर्फ जमींदारी अनुदानों के समक्ष हो गया। अकबर के शासनकाल में इस प्रकार के अनुदानों का राजस्व कुल राजस्व का 5.84% हो गया। अधिकांश अनुदान उत्तरी गंगा प्रदेश और दिल्ली
और इलाहाबाद के क्षेत्र में थे। लगभग 20% सभी को अनुदान उपकरणों में केंद्रित थे जो गैर मुसलमान जमींदारों के अधिकार में थे। एक दूसरे प्रकार का अनुदान था वक्फ कहलाता था जो धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाता था। इसकी आमदनी मकबरों, समाधियों, मदरसों के रखरखाव के लिए खर्च होती थी। मदद मास अनुदान की सहायता से बंजर भूमि को विकसित करने में मदद की जाती थी। 18वीं शताब्दी के आरंभ तक यह अनुदान सभी प्रकार के लेन देन में जमींदारी भूमि के रूप में प्रयुक्त किए जाने लगे। जमींदार 2 शब्दों से बना है, जमीन, भूमि, दार, ग्रहण करना। मुगल काल में भूमि ग्रहण करना। मुगल काल में पहले जमींदार शब्द का प्रयोग इलाके के प्रधान के रूप में किया जाता था, किंतु अकबर के समय यह शब्द किसी व्यक्ति के उत्पादन से सीधा हिस्सा ग्रहण करने के लिए आनुवंशिक दावों के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा था। जमींदार शब्द ने कई स्थानीय शब्द प्रचलित थे। उदाहरण के लिए दोआ में खूत मुकद्दम, अवध में 17वीं और 20वीं, राजस्थान और गुजरात में बैठ या बंट। जमींदारों का मतलब भूमि पर संपत्ति का अधिकार नहीं था, वह मात्र भूमि उत्पादन का जमींदार का दावा था जो पूरा राज्य के साथ साथ था, किंतु उसका क्रय विक्रय किया जा सकता था। यह आनुवंशिक एवं विभाज्य था। जब जमींदारों को भू राजस्व की वसूली का अधिकार नहीं दिया जाता था वहाँ भी उन्हें मालिकाना के रूप में भू राजस्व का 10% प्राप्त हो जाता था। इसके अतिरिक्त भी दस्तूरी, शुमारी, पगड़ी, खानशुमारी, गृह कर, विवाह, जन्म आदि कर भी लगा सकते थे। आईन अकबरी के अनुसार मुगल साम्राज्य में जमींदारों की सेना में 44 लाख से अधिक सिपाही थे। बंगाल में उसके पास हजारों नाव थी। उनकी स्थिति स्वायत्त शासकों की तरह थी। वे राजा, राव, राणा, रावत आदि कहलाते थे। चौधरी परगने का अधिकारी होता था। परगने के अन्य जमींदारों से कर वसूलता था। उनके अपने परंपरागत नामकार के अतिरिक्त चौधरियों का वसूल किए गए भू राजस्व में भी अलग से हिस्सा मिलता था, जिसमें चौधराई कहा जाता था, जो कुल राजस्व का 2.5% होता था। जमींदारों के विपरीत चौधरियों की नियुक्ति राज्य द्वारा होती थी। उसे ठीक ढंग से काम न करने पर किसी समय हटा दिया जा सकता था। प्रत्येक गांव में आनुवंशिक पदाधिकारी होता था। गांव का मुख्य उत्तर भारत में मुकद्दम या पटेल कहलाता था। उसे गांव में राजस्व मुक्त भूमि मिलती थी और वसूले गए राजस्व में नगद हिस्सा मिलता था। उनकी सहायता के लिए लेखपाल भी होते थे। उत्तर भारत में पटवारी, दक्षिण भारत में कुलपति कहलाते थे। ये लोग मुकद्दम और पटवारी के पद और उससे जुड़े हुए अधिकार वंशानुगत थे। कृषकों के भूमि संबंधी अधिकार स्पष्ट नहीं थे। जब तक वे खेती करते थे तब तक उनका अधिकार होता था। धनी किसानों को उत्तर भारत में खुदकास्ट, राजस्थान में हरहुल और महाराष्ट्र में मिरासदार कहा जाता था। उसी तरह गरीब किसानों को उत्तर भारत में रेजा, रियाजा, राजस्थान में मालती, पालती और महाराष्ट्र में कुल भी कहा जाता था। किसान वर्ग के विभाजन का आधार केवल आर्थिक ही नहीं होता था। गांव के स्थायी निवासी उत्तर भारत में खुदकास्ट, महाराष्ट्र में मिरासदार और दक्कन में थालकर कहा जाता था। अस्थायी निवासियों को उत्तर भारत में पायकास्ट और महाराष्ट्र में ऊपरी कहा जाता था। खुदकास्ट वे किसान थे जो अपनी भूमि पर खेती करते थे। पायकास्ट जिनके पास अपने हल बैल होते थे और वे दूसरे गाँव में जाकर खेती करते थे। मुजारियन, उनकी स्थिति बटाईदारों जैसी होती थी और वे प्रायः इनाम की भूमि पर काम करते थे। सिंचाई और फसल के प्रकार क्या कहते हैं? सिंचाई के लिए पर्शियन व्हील का प्रयोग किया जाता था। कुएं से जल निकासी के लिए लीवर का प्रयोग होता था। आईन अकबरी में 17 रबी फसल और 26 खरीफ फसल बताए गए हैं। मुगल काल में कलम लगाने की प्रणाली विकसित हुई। मुगल काल में खरीफ फसल के साथ साथ रबी फसल का भी महत्व बढ़ने लगा। सभी मुगल शासकों में शाहजहां ने 2 नहरें बनवाई, नहर फैज और शाही नहर। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने तंबाकू को भारत में लाया और महाराष्ट्र में तंबाकू खेती शुरू हुई। 17वीं शताब्दी में ज्वार की खेती शुरू हुई। 18वीं सदी में मक्का की खेती महाराष्ट्र में और पूरी महाराष्ट्र और पूरी राजस्थान में प्रारंभ हुई। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में कॉफी का उत्पादन हुआ। 18वीं सदी में आलू, लाल मिर्च और टमाटर की खेती शुरू हुई। अमेरिका से तंबाकू, अनानास, काजू, आलू की फसल आई। मध्य एशिया से तरबूज, अमरूद और खरबूजा आया। लैटिन अमेरिका से मक्का। नगदी फसल को जिनसे कामिल या जिनसे आला कहा जाता था। नगदी फसलों में सबसे अधिक खेती गन्ना की होती थी। फिर गन्ना के बाद कपास, कपास के बाद नील, नील के बाद अफीम और तंबाकू खेती होती थी। पुर्तगालियों द्वारा अनानास, पपीता और काजू अमेरिका से लाए गए। काबुल से चेरी लाई गई और उसका कलम लगाकर कश्मीर में उसकी खेती शुरू की गई। 1550 में कलम लगाने की पद्धति विकसित हुई।
बयाना और सरखेज के नील की मांग सबसे अधिक थी। आगरा के निकट बयाना में उपजाया जाने वाला नील उत्तम कोटि का माना जाता था और उसका मूल्य भी ज़्यादा होता था। बिहार के मालवा में अच्छे प्रकार के अफीम उगाए जाते थे। खनिज में सोरा आरंभ में अहमदाबाद, बड़ौदा, दिल्ली और आगरा से। 17वीं शताब्दी उत्पादन पटना से। सोना सोरा हो गया, ये सोना है। पिच महोदय ने बिहार की नदी की रेत में सोना निकालने की विधि के बारे में बताया है। तांबा राजस्थान खेतरी खान से। और लोहा अबुल के अनुसार बंगाल, इलाहाबाद, आगरा, बिहार, गुजरात, दिल्ली, कश्मीर आदि से। कागज बनाने की कला अहमदाबाद, दौलताबाद, सियालकोट, लाहौर, पटना में विकसित अवस्था में थी। उनका वाणिज्य व्यापार कैसा था मुगलों का? मुगल काल में वाणिज्य और व्यापार का विकास हुआ। इसकी वजह यह थी कि काबुल और कंधार कुषाण काल के बाद पहली बार भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत आया। कंधार से पश्चिम एशिया के लिए व्यापार कार में जाते थे। मुल्तान भी व्यापार का केंद्र था। लाहौर और बुरहानपुर में व्यापार केंद्र थे। लाहौर एक तरफ काबुल और कांधार जुड़ा हुआ था और दूसरी ओर दिल्ली और आगरा जुड़ा हुआ था। सूती वस्त्र उत्पादन के केंद्र पटना, जौनपुर, बुरहानपुर, गुजरात में पाटन और बंगाल में उड़ीसा तक क्षेत्र। बंगाल में ढाका मलमल के लिए विश्व प्रसिद्ध था। बंगाल में रेशी वस्त्र तसर का भी उत्पादन होता था। बंगाल चावल और चीनी का निर्यात करता था। सूरा का उत्पादन बिहार और दक्षिण प्रांत में होता था। अकबर के समय गलीचा और साल बनाने की कला विकसित हुई। आगरा और लाहौर गलीचा केंद्र बने, जबकि शाल बनाने का केंद्र आगरा कश्मीर था। महत्वपूर्ण बंदरगाह सिंध में लाहौर बंदर, बादर, सिंध में लाहौरी बादर, गुजरात में पाटन और खंभात, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, दाभोल और भटकल, मालाबार में कोचीन और कालीकट, बंगाल में सतगांव, सोनारगांव, गुजरात में भड़ौच ये बंदरगाह थे। आयात की महत्वपूर्ण वस्तुएं सोना, चांदी, हाथी दांत, कच्चा रेशम, औषधि, घोड़ा आदि। नील और निर्यात की वस्तुएं मसाले, मलमल, सूती वस्त्र, सोरा, नील, बंगाल से समाप्त चावल और चीनी। उत्तर पश्चिम के व्यापार में गौरा व्यापारी सक्रिय थे। इनमें हिंदू, जैन और मुसलमान तीनों शामिल थे। दो महत्वपूर्ण व्यापारी बिरजी बोहरा और अब्दुल गफूर बोहरा थे। दक्षिण भारत में व्यापार समूह को चेक्ती कहा जाता था। कुछ महत्वपूर्ण व्यापारी रामा चेक्ती और मेले चेक्ती, ये व्यापारी दक्षिण और पूर्व एशिया के साथ व्यापार करते थे। दक्षिण पूर्व एशिया में मलक का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। राजस्थान ओसवाल, अग्रवाल आदि सक्रिय थे। कुछ मुगल अधिकारी भी व्यापार में हिस्सा लेते थे। उदाहरण के लिए आसफ खान, मीर जुमला मुगल काल में मुद्रा व्यवस्था विकसित अवस्था में थी। अबुल फजल के अनुसार 1595 में लगभग 42 टकसालों के तांबे के सिक्के निकाले जाते थे। 14 टकसालों में चांदी का रुपया निर्मित होता था। 4 टकसालों में सोने के सिक्के बनते थे। मुगल काल में तटीय इलाकों में कोड़ियाँ चलती थी। गुजरात में चांदी का एक सिक्का महबूब चलता था। अकबर ने मोहर नाम का सिक्का चलाया, जिसे शहनशाह कहा जाता था। सोने का सिक्का शहनशाह को अठमा कहा जाता था। शहनशाह मतलब 1/4 शहनशाह का विश्वा एक विशाल होता था। शहनशाह का 1/5 चुगल कहा जाता था। शहनशाह का 1/50 होता था। अकबर ने चांदी के वर्गाकार वृत्ताकार सिक्के चलाए। वर्गाकार सिक्के जलाली और वृत्ताकार सिक्के इलाही कहा जाता था। 1 रुपया 40 दाम के बराबर होता था, किंतु शाहजहां के काल में 1 रुपया 30 दाम के बराबर हो गया। छोटे मूल्य का चांदी का सिक्का आना कहा जाता था, जो रुपये का 16वां भाग होता था। जहांगीर ने एक निशान नामक सिक्का चलाया, जो रुपये का 1/4 भाग होता था। दाम 3 छोटी इकाई निर्धारित की गई, अर्थात दाम को 25 भागों में व्यक्त किया गया, जिसे जीतल कहा जाता था। सबसे प्रसिद्ध सिक्का सोने का कहा जाता था मोहर, जो 9 रुपये के बराबर होता था। मुगल काल में हुंडी प्रणाली विकसित अवस्था में थी। 17वीं सदी में हुंडी का प्रयोग रकम भेजने के अलावा अल्प समय के लिए ऋण की व्यवस्था के लिए होता था। बीमा प्रणाली के विषय में महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ खत्री का खुलासतुल तवारिख है। मुगल काल में ऋण की सुविधा भी व्यापारियों को उपलब्ध थी। ऋण प्रदान करने के लिए नई व्यवस्था दादरी प्रचलित थी। दादरी प्रथा के अंतर्गत शिल्पियों को इसमें अंतिम पैसा दिया जाता था और शिल्पियों को निश्चित रूप से अवधि एक व्यापारी माल तैयार करने का होता था। एक विशिष्ट प्रकार की निवेश प्रणाली जो आबोल कहलाती थी, इसके अंतर्गत उधार लिया गया धन किसी विशिष्ट स्थान के लिए प्रस्थान कर रहे जहाजों में सामग्री के रूप में रख दिया जाता था। इस पर अधिक ब्याज लिया जाता था, क्योंकि ऋणदाता ही माल का खतरा वहन करता था। जो मतलब व्यापारी को पैसा चाहिए था और वो पैसा अगर खुद टेंशन नहीं लेना चाहते तो वो जहाज में रख देते थे, तो वो उनकी जिम्मेदारी होती जो माल पैसा देता था, ब्याज ज़्यादा लेते थे। जनसंख्या मोरलैंड के अनुसार भारत की जनसंख्या 16वीं सदी में 100 मिलियन थी। सरदेसाई के अनुसार 64.9 और 88.3 मिलियन के बीच थी। मूसवी के अनुसार अकबर के साम्राज्य की जनसंख्या 108 मिलियन, संपूर्ण भारत की जनसंख्या 144 मिलियन थी।
किंग्सले डेविस के अनुसार 16वीं सदी में भारत की जनसंख्या 125 मिलियन थी। मुगलों की राजपूत नीति और मुगलों की धार्मिक नीति। तो मुगलों की राजपूत नीति में अकबर ने अपनी राजपूत नीति में पुरस्कार और दमन का सहारा लिया। उसकी राजपूत नीति में साम्राज्यवादी आवश्यकता और अकबर की सुलह कुल नीति प्रभावित थी। अकबर की राजपूत नीति में वैवाहिक शर्त अनिवार्य नहीं थी। कुछ ऐसे भी राज्य थे जिसमें अकबर के साथ वैवाहिक संबंध कायम नहीं किए हैं, फिर भी स्थिति अच्छी रही। उदाहरण के लिए रणथंभौर, बांसवाड़ा, सिरोही। राजपूत राज्यों को 3 भागों में बांटते हैं। वैसे राज्य जिन्होंने बिना संघर्ष किए अकबर के अधिनियम स्वीकार की, आमेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। वैसे राज्य जिन्होंने कुछ संघर्ष के बाद अधिनियम स्वीकार की, मेड़ता, रणथंभौर। और वैसे राज्य जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, मेवाड़, बूंदी, डूंगरपुर और कोटा। जहांगीर ने अम्बेर और बीकानेर के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया था। अम्बेर में उसे गद्दी पर मान सिंह के पौत्र महान सिंह के दावे को स्वीकार किया। शाहजहां ने अकबर की राजपूत नीति को उलट दिया और राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों को हतोत्साहित किया और उनके इस समय जोधपुर की समस्या उत्पन्न हुई। मुगलों की धार्मिक नीति। मुगलों की धार्मिक नीति के बाद जो टेक्निकल पार्ट होगा संस्कृति वाला, वो हम अगले उसमें करेंगे। तो अकबर की धार्मिक नीति को निम्न बातों ने प्रभावित किया। तुर्की मंगोल परंपरा की धार्मिक उदारता, अकबर का व्यक्तिगत रुझान, ईरानी दरबार का प्रभाव, गुरु अब्दुल लतीफ और माता हमीदा बानो बेगम का प्रभाव, अकबर की साम्राज्यवादी आवश्यकता। तो 1562 में अकबर ने युद्धबंदियों को जबरन दास बनाने शुरू कर दी। ऐसा उसने मेड़ता विजय के समय राजपूतों को वीरता से प्रभावित होकर किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर खत्म कर दिया। 1564 में जजिया कर अंत कर दिया। 1565 में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पाबंदी लगा दी। 1573 में शेख मुबारक के संपर्क में आया। 1574 में उसके दोनों पुत्र फैजी और अबुल फजल के संपर्क में आया। फैजी और अबुल फजल ने अकबर की विचारधारा को प्रभावित किया। 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाया। अकबर का इबादत खाना 2 गुटों में विभाजित था। उदारवादियों का नेतृत्व अबुल फजल उदारवा कर रहा था, रूढ़वादियों का नेतृत्व मुखदुम उल-मुल्क और अब्दुल नबी कर रहा था। आगे अकबर ने इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया। अकबर निम्नलिखित संतों के उत्थान पर लगाया। हिंदू संत थे पुरुषोत्तम और देवी, और पारसी संत थे मेहरी राणा, जैन संत थे हरविजय सूरी और जिनविजय सूरी, और ईसाई पादरी थे अक्वा की व मानसुरे। 1579 में अकबर ने मजदनामा की घोषणा की। उसका मसौदा शेख मुबारक ने तैयार किया और फजल से जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि आयन अकबरी ने उन्हीं के मजदनामे में चर्चा नहीं की। विंसेंट स्मिथ मजदनामा का अमोघत्व का आदेश दे कहा है, किंतु ये सही प्रतीत नहीं है। मजदनामा में इस बात नहीं थी अगर विभिन्न मुल्लाओं के विचारों में मतभेद हो तो अकबर इंसान एक कामिल विवेकशील होने के नाते उसमें एक को चुन सकता है, और अगर वह राज्य के हित में आवश्यक समझे तो नया आदेश भी जारी कर सकता है। 1582 में अकबर ने दीन इलाही की धर्म चलाया। तौहीद इलाही कहा गया इसे। अकबर ने सूर्य पूजा, अग्नि पूजा आरंभ की। और फजल और बदायूनी ने दीन इलाही को तौहीद इलाही कहा। आयन अकबरी के अनुसार 12 सिद्धांत थे। इसमें कुल अनुयायियों की संख्या 22 थी, जिसमें कि एकमात्र हिंदू बीरबल था। अकबर ने समाज सुधार के लिए कुछ कार्य किए। उसने सती प्रथा को हतोत्साहित करने की कोशिश की। इस प्रकार का नियम बनाया कि अगर कोई स्त्री अपने पति के साथ सहवास नहीं करती थी तो किसी स्त्री, वैसी स्त्री जिसे संतान उत्पन्न नहीं हुई हो तो उसको सती नहीं होना चाहिए। उसने शादी को उम्र बढ़ा दी, स्त्रियों के लिए 14 वर्ष, पुरुषों के लिए 16 वर्ष कर दी। जहांगीर भी धार्मिक मामलों में उदार था। उसने मथुरा, गोकुल, वृंदावन में कुछ मंदिर भी बनवाए। उसने ईसाइयों को भी गिरजाघर बनवाने छूट दी, किंतु उसके कुछ कट्टर काम भी थे। कांगड़ा मंदिर के अभियान में ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया। उसी तरह उसने पुष्कर में बराह मंदिर को नष्ट किया था। उसने जैनों को देश न्यास कर दिया, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो खुसरो के साथ षड्यंत्र करते हैं, शामिल थे। मतलब शाहजहां बहुत बातों में औरंगजेब का पूर्वगामी था। शाहजहां ने सिद्धा की पद्धति को छोड़ दिया। उसने इलाही सम्मत के बदले हिजरी सम्मत का प्रारंभ किया। उसने हिंदुओं पर इस बात के लिए भी पाबंदी लगाई कि मुस्लिम दास नहीं रखे जा सकते। उसने हिंदुओं को मुस्लिम स्त्रियों के साथ शादी करने पर भी रोक लगाई। जो हिंदू ऐसा कर चुके हैं, आदेश दिया कि वो अपनी स्त्रियों को मुक्त करें या फिर मुस्लिम रीति से शादी करें। सरिंद के दलपत राय को उसने दंडित किया। उसके इस आदेश को अवहेलना कर गई थी। शाहजहां ने धर्म परिवर्तन के लिए पृथक की स्थापना की थी और प्रति वर्ष 50,000 रुपये नगद भेजता था। 1633 में मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। बनारस में 72 मंदिर तोड़े गए। उसे तीर्थ यात्रा कर को पुनर्जीवित किया, किंतु बनारस के संत कबीरदाचार्य के अनुसार अनुरोध पर उन्हें वापस ले लिया। बाद में तारसको एवं जहारा बेगम के प्रभाव में उसको दृष्टि में कुछ अंतर आया। औरंगजेब का घोषित उद्देश्य दरुल इस्लाम को दरुल हरफ दरुल इस्लाम तब्दील करना था। औरंगजेब ने सिखों पर भी कलमा का लेख हटवा दिया। उसने घरों का दर्शन और त्योहार बंद करवा दिए।
उसने टीका उत्सव पर भी पाबंदी लगवा दी। उसने दरबारी इतिहास लेखन को बंद करवा दिया और दरबारी कलाकारों को छुट्टी दे दी। उसने मुसलमानों से राहदारी हटवा दिया कर उसे एक आदेश भूरा विभाग में हिंदुओं के बदले मुसलमानों को नियुक्ति बल दिया। उसने प्रांतीय गवर्नरों को आदेश दिया कि हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिए और सबसे बढ़कर 1679 में जजिया कर दोबारा लागू किया गया। ये था दोस्तों प्रशासनिक सिस्टम। अगला हम पढ़ेंगे अब मुगल संस्कृति। मुगल संस्कृति का अगला पड़ाव है अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।